We are doing June 2014. June 1452. थोड़े से संडेज हैं, फिर उसके बाद जबरदस्त वोकेशंस हैं, मिड टर्म है, मिड टर्म के बाद छुट्टियां हैं। अब ये ए लेवल का सेशन चलता ही ऐसे कि इट फ्लक्चुएट्स ना, और ज़ाहिर संडे अगर आप लोगों का है तो मेरा भी तो है। अभी तो वैसे भी मैच हार के बैठे हुए हैं तो सुकून ही सुकून है, अभी तो चिल है। तो जून 1452 वी आर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन। ये हमारे एक और क्वेश्चन के साथ आपको बड़ा क्लोजअप लगेगा। Two identical coils are connected together and arranged as shown in the figure. गुड। अब देखो कि हम इस वाले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। द कॉइल्स आर इन द वर्टिकल प्लेन एंड आर पैरेलल टू ईच अदर. When the coils are connected to a power supply, there is a magnetic field between them. सवाल का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. It is suggested that the magnetic flux density B, जो आजकल हम चैप्टर कर रहे हैं, B of the field at the point X is related to the radius R of the coil by the relationship. सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर है और इसमें करंट दे रहा है, और जाहिर सी बात है काफी सारा करंट देगा तो उससे ना मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और वो कह रहे हैं इट इज सजेस्टेड दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट एक्स is related to the radius of the coils by the relation this. अब ये इक्वेशन अपने घर से लाया, where n is the number of turns on each coil, I is the current in the coil, and mu naught is the permeability of free space. ठीक है. The coils are in the vertical plane and are parallel to each other. When the coils are connected to a power supply, there is a magnetic field between them. ओ मोहिब, क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है। अगर तुम गौर से ये वाला पेज पढ़ोगे ना तो ये सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर है। और सवाल ये है कि क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जब ये करंट पास करेगा इन मैग्नेटिक फील्ड्स में से, तो इनकी वजह से आर को हम बदल सकते हैं। सही कह रहे। तो इसमें एक स्टूडेंट का सजेशन है कि जी आर को वो ले लें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वी है, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है बी, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल ले लें।
तो वही सवाल बड़ा सिंपल है कि जब ये करंट गुजारेगा तो ये सोलिनॉइड की तरह बिहेव करेंगे और इनमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो कह रहे हैं कि उसको मैग्नेटिक फील्ड मेजर कहाँ करनी है, वो करनी है एक्स पे। अब फॉर्मूला आ गया, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स। Design a laboratory experiment that uses a Hall probe to test the relation between B and R and determine the value of mu naught. सर आप पॉज क्यों हो गए? Oh, acha, you are also here. Actually, I have to wait on these 2 pages because they actually decide the main theme. अगर आप ये 3 पेजेस गौर से हर कोई ना पढ़े, कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, मैं आप बैठ के वो किसी डॉल वगैरह से खेलना शुरू हो गई होंगी। वेरिएबल्स, आर इज द मैं खुद ही एक इंडिपेंडेंट। डॉल हूँ सर। हाँ, वेरी बैड डॉल। वो एक हॉरर मूवी भी बनी थी ना इस पे डॉल के ऊपर, याद है आपको? उसमें एक डॉल थी, वो दैट वाज चक्की वाली ना, चक्की, वो मैं ही तो हूँ चक्की। unlucky us that we have Chucky on class forum also. R is the independent variable and B is the dependent variable. शुरू करें। ऑलरेडी अहमद ने ये प्रेडिक्ट किया था, सही था कि R को हम बदल लेते हैं और B उससे बदलेगा। वेरी R एंड मेजर B, कीप कैपिटल N कांस्टेंट। चलो ये कॉपी करो। हमारे पास इस तरह की कॉइल है, इसको कहते हैं फ्लैट सर्कुलर कॉइल। और ये जो कॉइल दिखा रहे हैं ना आपको क्वेश्चन में, वो असल में इस तरह की होती हैं, ये लैब में मिल जाती हैं। और ये उसकी एक और डायग्राम है, इनके साथ 2 कनेक्शन भी लगे होते हैं ताकि करंट दे सकें। कॉइल एंड सोलिनॉइड। सोलिनॉइड अलबत्ता हमारा इस वक्त तो हम टारगेट नहीं करेंगे। हॉल प्रोब का जिक्र पहले भी हुआ। हॉल प्रोब बेसिकली एक बहुत सेंसिटिव डिवाइस होती है जिसका काम ये होता है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालती है
इसको ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मेजर होती है टेस्ला में। हॉल प्रोब मैग्नेटिक फील्ड का डिटेक्टर है और ये उसका मेजरिंग टूल भी है। अपीयरेंस ऐसी होती है। हॉल प्रोब का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो भी हमारी रेगुलर क्लास में डिस्कस होने वाला है। हाँ, ये वो टेस्ला वो तो नहीं है, टेस्ला यूनिट है ना पिछली क्लास में। ये असल में एक सेमीकंडक्टर होता है। इसका सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? ये सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि ये टेम्परेचर से सेंसिटिव होता है। अब जैसे इस एक्सपेरिमेंट में हीट प्रोड्यूस होनी है क्योंकि लार्ज करंट होगा, तो वहां इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये रीडिंग मिस करता है। ये इसमें एक डिस्क लगी होती है और ये डिस्क हमें परपेंडिकुलरली रखनी पड़ती है, और जब हम इसको परपेंडिकुलर रखते हैं तो फिर ये रीडिंग लेता है। हॉल प्रोब मस्ट बी प्लेस परपेंडिकुलर टू द टारगेट मैग्नेटिक फील्ड। हॉल प्रोब को जब भी आप रखेंगे इसको हमेशा ऐसे रखना होगा। अब आपके पास एक पतला सा रजिस्टर है नोट्स का, उसमें आ जाइएगा और उसमें ये लिखिएगा, जो हमारा पेपर 5 का नोट्स का रजिस्टर है उसमें ये लिखिएगा, फिर उसी नोट्स में आकर ये लिखिएगा, हॉल प्रोब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हॉल इफेक्ट। It is basically a semiconductor, so it is very sensitive to temperature. ये भी जो हमारा नोट्स वाला रजिस्टर है उसमें कॉपी होगा। सर सारा? नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कॉपी कर लो, हर साल एक एक लाइन कॉपी करते जाओ तो 5 सालों में 5 लाइनें कॉपी हो जाएंगी। उसके बाद नोट सेक्शन में ही लिखिएगा कि हॉल प्रोब मस्ट बी प्लेस परपेंडिकुलर टू द टारगेट मैग्नेटिक फील्ड। इसको बिल्कुल सीधा करके रखना पड़ता है। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
नीचे लिखिएगा कि हॉल प्रोब हैज टू बी कैलिब्रेटेड बिफोर एवरी experiment. Hall probe has to be calibrated before every trial, every experiment. उसके बाद सीआरओ की डायग्राम देखिएगा। सीआरओ का यहाँ क्या काम है, असल में जो हॉल प्रोब का आउटपुट होता है उसमें सीआरओ भी लग सकती है। हॉल प्रोब बेसिकली रीड करता है वोल्टेज को, और जहां वोल्टेज रीड हो रहा हो वहां पर सीआरओ कॉल हो सकती है। डायामीटर ऑफ अ कॉइल, ये निकालने के लिए मैं वर्नियर कैलिपर यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसका डायमीटर निकाल के आधा कर दूंगा। चलो अब नोट्स वाला रजिस्टर बंद कर दो और क्वेश्चन में आकर साइड हेडिंग दो प्रोसीजर। ये दो वर्टिकल क्वाइल हैं जो मैंने उसी की इस्तेमाल कर ली हैं, और उसके आगे मैं एक सर्किट लगाता हूँ, रियोस्टेट लगा देता हूँ, एमीटर लगाता हूँ। एमीटर इसलिए लगाऊंगा ताकि मैं नोट करता रहूं कि करंट कांस्टेंट है, हाई वोल्टेज सोर्स, बीच में हॉल प्रोब आ गया, दोनों साइडों पर दो स्टैंड आ गए, और बीच में एक हॉल प्रोब की पोजीशन एक्स पे है, और हॉल प्रोब को इससे मेजर करेंगे। ये हॉल प्रोब की कैलिब्रेशन दिखानी होती है, या उसके साथ वोल्ट मीटर दिखाना होता है। तो डायग्राम में ना राइट साइड पे थोड़ी सी जगह रखिएगा, और राइट डायग्राम, ये वाली डायग्राम थोड़ी सी लेफ्ट करके बनाइएगा ताकि इसको एकोमोडेट कर ले। तो अब ये वाली डायग्राम बनाए।
परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो जैसे रखा हुआ है ऐसे ही रखना है, और उसने खुद बोला है कि एक्स पे रखना है। हाँ, वो कॉइल के मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तकरीबन सीधी हो जाएगी ना, लाइक अ सोलिनॉइड। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो ऐसे चल रही होगी ना, यूं। तो वो बीच में तकरीबन सीधी हो जाएगी। चलो अब लिखो कि अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। Arrange the operators as shown use set square to confirm use set square use set square to confirm perpendicular perpendicular status of the coils use large currents use large currents to generate strong magnetic field use use large current to generate strong magnetic field। इससे क्या होगा, जब इतना ज्यादा करंट यूज करोगे तो बहुत ज्यादा डिवाइस हैवी हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिवाइस जो है वो गर्म होगी। तो लिखो टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग स्विच ऑफ द ऑपरेटर्स टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग switch off the apparatus between successive trials keep the current constant using rheostat keep the current constant using rheostat confirm using ammeter confirm using ammeter
लिखो कि कैलिब्रेट द हॉल प्रोब। जब भी हॉल प्रोब यूज करोगे ये लिखना पड़ेगा, कैलिब्रेट द हॉल प्रोब using a known magnetic field. Calibrate the Hall probe using known magnetic field, using a known magnetic field. Place the Hall probe perpendicular. Switch on the apparatus. Switch on the apparatus. Switch on the apparatus. Place the Hall probe perpendicular to the magnetic field. B field लिख सकते हैं, कैपिटल B field. Place the Hall probe perpendicular to the magnetic field. Take the reading using a high resistance voltmeter. Take the reading using a high voltage using a high resistance voltmeter. If the temperature becomes noticeably high, मैंने क्या अभी बोला था कि हाँ, take the reading using a high resistance voltmeter. If the temperature becomes noticeably high, stop using the Hall probe until temperature goes down. Stop using the Hall probe until temperature goes down. Using a vernier caliper, measure the diameter of the coil. Using a vernier caliper, measure the diameter of the coils. Take readings from different positions
take readings from different positions and take an average. Take readings from different positions and take an average. Take readings from different positions and take an average, then divide by 2 to get the radius. Then divide by 2 to get the radius. Repeat the trial 6 times. Repeat the trial 6 times and record the values in a table. Repeat the experiment 6 times and वो तो मैंने शुरू में लिखवा दिया है, मेरे ख्याल में तो मैंने रियोस्टेट का और करंट का लिखवा दिया है। आप लोग बाकी लोग भी चेक कर लें। मेरा ख्याल है कि मैंने रियोस्टेट और करंट को मेंशन करवा लिए। अच्छा, अब वो जो खाली जगह थोड़ी सी मैंने रखी थी ना, वहां पर ये कॉपी कर लें। हाँ, ये सही कह रही है सदूस कि हमें मेंशन करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल में मेंशन कर दूंगा, लेकिन आप बिल्कुल यहाँ सही कह रही हो कि यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरा ये प्लान था कि मैं यहाँ ले आऊं, लेकिन ये कि आप लिख सकते हो बिल्कुल, फिर कंट्रोल ऑफ वेरिएबल ना लिखो। चलो, ये कॉपी हुआ, उसके बाद अब ये कॉपी कर लो। Keep the number of turns on the coil constant, keep the current in the coil constant। ये दोनों चीज हम मेंशन कर चुके हैं, अब इसको यहां लिख दें उसके नीचे। इन दोनों चीजों को नहीं बदल सकते, क्योंकि इनको बदलने की वजह से क्या होता है, इनको बदलने की वजह से है वो बदल जाता है।
चलो अब आ जाओ एनालिसिस पर, और ये वाली इक्वेशन कॉपी कर लो। साइड हेडिंग आएगी एनालिसिस। कर सकते हैं वैसे तो इस इक्वेशन को तोड़ना आसान है, क्योंकि ये ऑलरेडी उस फॉर्म में है। सी को 0 होने दो और बस इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दो। मल्टीप्लाई वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आर और बी को तो बना, हमने वेरिएबल तो बना दिया। जब आपको वेरिएबल्स पता हो तो उनको एक साइड पे जमा नहीं करते, एक साइड पे कलेक्ट नहीं करते। तो ये बड़ी सिंपल सी स्टेप है, ये देख लो। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ बी अगेंस्ट 1/r। अब ये लिख दो, ये सब लगे लगे बने जुमले, यू शुड रिमेंबर देम नाउ, दीज आर फिक्स लाइंस, स्पेशली वो जो उसके बाद आती है। अच्छा, अब ये वाली लाइन कॉपी करो कि बी अगेंस्ट 1/r को प्लॉट कर दे। यार माइक का तो वही फिनोमिना है। अगर मैं चेक कर लेता हूँ, और किसी और को आवाज में डिस्टरबेंस फील हो रही है? अहमद नदीम कह रहे हैं कि हो सकता है इंटरनेट पे कोई मसला हो। आज मैच भी हार गए हम लोग, तो हो सकता है उसकी वजह से माइक थोड़ा अपसेट हो। लिखो कि उसके बाद ये ग्रेडियंट वाली चीज कॉपी कर लो। ये स्केच कॉपी नहीं करना। तो अभी सदूस आवाज ठीक आ रही है क्या? क्या अभी आवाज सही आ रही है? इट इज फाइन अब। अच्छा, गुड इंग्लिश, पोपो वाली इंग्लिश लिखी आप। चलो अब ऐसा करो कि ये वाली स्क्रीन, ये वाला एलिप्स कॉपी कर लो।
लिखो कि sketch is a straight line, इसके नीचे लिखो, I'm sorry, relationship is valid. लिखो relationship is valid if the sketch is a straight line passing through the origin. हाँ सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक गलती है, मुझसे हुई है, मैंने स्केच बोला है और सदू सही कह रही है। शी इज सेइंग आई शुड हैव सेड ग्राफ, इसको करेक्ट कर लें। रिलेशनशिप इज वैलिड इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। चलो अब हेडिंग डालो, प्रिकॉशंस। दो तरह की प्रिकॉशंस होती हैं, सेफ्टी एंड एक्यूरेसी। लिखो कि कुछ तो मैंने ऑलरेडी लिख दी है। लिखो कि यूज हीट प्रूफ ग्लव्स टू हैंडल द ऑपरेटर्स। नंबर वन लिखो, यूज हीट प्रूफ ग्लव्स टू हैंडल द ऑपरेटर्स। Number two, the wires should be well insulated. The wires should be well insulated. एडिशनल डिटेल्स, यूज लार्ज करंट हमने बता दिया, रियोस्टेट लगा दी, हॉल प्रोब लगा दिया राइट एंगल्स पे, और रीजन मेथड टू कीप हॉल प्रोब परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सेट स्क्वायर भी लगा दिया। हाँ ठीक है, हाँ ये गलती, ये रह गया, छठा पॉइंट रह गया। हॉल प्रोब को रिवर्स करके भी ट्रायल करनी चाहिए। Well, we are done with this question, and we will be doing it inshallah in our next class. It's over for today. Allah Hafiz.